टेंथ में आप 10th पास नहीं करो जिससे नहीं फेल क्या जर आपको कान में ऐसी प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद मुझे लगा था कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ूँ। अब इस लेवल तक देख रही हूँ मैं, घर भी खुद संभालती हूँ, पेपर क्राफ्ट भी, मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि मुझे लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब मुझे नहीं जरूरत है क्योंकि मुझे सारा कुछ आता है खुद से। माशाल्लाह। आज की मुलाकात के एक और शुमार में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज में इस बार हमने ये फैसला किया था कि हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना नाम जो है वो कमाया है, कुछ खास किया है, कुछ स्पेशल जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने किया है। इसी के चलते आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है माहीन शबीर, जो कि एक पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो इनका एक इंस्टाग्राम पे पेज चलता है, अपना स्मॉल स्केल एक बिजनेस जो है वो ये चलाते हैं। इनसे इनके बारे में जानते हैं क्योंकि ये हमारी तरह एक आम शख्स नहीं है। इनमें खुदा ने कुछ सलाहियतें दी है और साथ ही साथ इन्हें कुछ परेशानियां भी है, लेकिन उनको इन्होंने विद टाइम जो है अपने माँ बाप की मदद से ओवरकम किया है। तो इनके बारे में जानते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ इस आर्ट के बारे में जानते हैं। माहीन, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं आपके बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आपको हैं, आपको बोलने सुनने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ये चीज हुई कैसे और इसे आपने ओवरकम कैसे किया? मेरा नाम माहीन शबीर है, मैं गुरुद्वारा की रहने वाली हूँ और मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ रिसेंटली। तो मेरा बाय बर्थ शेयरिंग डिसेबिलिटी थी, जिस वजह से मैं पहले नहीं बोल पाती थी, या जो हम बात करते हैं सेंटेंस वगैरह उसमें भी मुझे प्रॉब्लम होती है कि सी एस सेंटेंस आपको कैसे यूज करना है। तो मुझे बाय बर्थ पापा एक थेरेपी देते थे, वो उंगली डालते थे अपने इस पे टांग पे, वो मुझे बोलते थे ऐसे आपको सी यूज करना है, ऐसे आपको एस वर्ड यूज करना है। तो इस वजह से जो हेयरिंग डिसेबिलिटी है मुझे बाय बर्थ से, इस वजह से मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हमारी क्लास में जो टीचर था वो क्या टॉपिक पढ़ाती है जैसे वो अंडरस्टैंड करना पड़ता था, या अगर किसी टीचर को मास्क होता था लगा के उधर समझने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मेरी मामा आती थी वहाँ स्कूल, वो उनको बोलते थे कि प्लीज़ आप इसको आज ही बिठाना, इसको कान में प्रॉब्लम है, इसको सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती। वहाँ क्लासमेट भी थे मेरे जो मेरे हेल्प करते थे। इवन तब तक अगर हमें या प्रैक्टिकल वर्क होता था, कोई ऐसी चीज़ मैम बोले जी कल आपको ये सबमिट करना है, वो पहले हमें अंडरस्टैंड करेगी आपको ये कैसे काम करना है। जब तक मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये काम कैसे करना था, तब तक मैं मतलब गिव अप नहीं कर, एक से मैं पूछती थी, दूसरे में पूछती थी प्लीज मुझे समझाओ कैसे क्या करना है। इवन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी बात करने पे मुझे बोलते थे कि आप शायद बाहर की हो, अच्छा, जैसे अजीब आवाज, आप बिहारी की हो शायद, शक्ल से उनको यही लगा और वो चाहते थे कि आपकी आवाज भी वैसी। कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा, वो मुझे मेरी हेयरिंग लगा के थे वो निकालते थे बाहर, फिर खुद को लगाते थे, देखते थे ये क्या है, उनको लगता था कुछ ईयरबड। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन मैं उनको इतना भी नहीं बोल पाती थी कि ये मेरी एक प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं डरती थी इसको बोलने में। अपने पेरेंट्स को भी मैं फिर कितना बोलती कि मुझे स्कूल में ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, समझे, वो उनको भी बोलते थे स्कूल में कि इसको ऐसे प्रॉब्लम है, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा गाइड करो इसको पढ़ने में। तो जो चीज आप बोल रहे हैं, क्या आप अब प्रॉपरली सुन पाते हैं या अभी आप लिप रीड करते हैं? मैं लिपिंग ज्यादा करती हूँ, लिप में देखती हूँ तब मुझे समझ आता है। या अगर कोई अपने घर की बात करो या कहीं और किसी को होता है ऐसे कोई बात करेगा तब मुझे समझ नहीं आता। कभी आता है समझ, कभी नहीं आता है समझ। वही मैं आपको बता रही थी, अगर उनको अब ये पे कवर होता था करके या मास्क लगा के, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। इवन फोन कॉल पे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती, डरती हूँ। या अगर मुझे टीचर बोले जी मैं आपको कॉल करूंगी, मैं बोलती मैम प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उनको नहीं बोल पाऊंगी फॉर्मेलिटी कि मैम आप कॉल पे प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। उस वजह से मुझे फिर घर पे अगर कॉल पे ही बात करूं तो मुझे दो बंदों को सामने रखना पड़ता है, पापा को या मामा को, जो भी कजिन वगैरह हो।
फिर स्पीकर पे रखती हूँ, फिर फोन पर देखो वो क्या बोलते, तब वो मुझे पूछते हैं ऐसे अंदर से, अच्छा। ये ऐसे बोल रहे, आप ऐसे बोलो। फिर वो आपके लिए रिपीट करते हैं जी, चीजें वो फिर मुझे बोलते थे ऐसे। अब धीरे धीरे विद अब टाइम। मैंने विद टाइम, अभी भी ऐसे प्रॉब्लम होते, कभी कभार ऐसा है कि मैं कॉल ही इग्नोर करती। इवन मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स हैं माशाल्लाह, इतना प्यार दिया है उन्होंने कि मैंने वहाँ पीजी तक कंप्लीट की। वहाँ ऐसे टीचर्स हैं, उनको अगर मास्क भी लगा के उतारते हैं नीचे। इवन मैं यहाँ पे बैठी होती, वो मुझे यहाँ पे बिठाते हैं, बोलते बेटा आप यहाँ पे बैठो। बाकियों को भी वो समझाते हैं, फिर वो मुझे अलग से बोलते कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। वो अगर नंबर भी लेते हैं वो मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट करेंगे कि उनको पता है इसको कान में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। इसको नहीं तो आएगा आपके समझ। टीचर जो हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं बहुत आपकी ज्यादा, इस जर्नी में। बहुत आप जैसे आपने कहा कि आपको हियरिंग डिसेबिलिटी थी, बचपन से ये परेशानी आपको थी, बाय बर्थ था, तो क्या आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे या आप उस स्कूल में पढ़ते थे जहाँ इसी किस्म से इसी तरीके से जो है पढ़ाया जाता है? मैं नॉर्मल स्कूल में ओके। पढ़ती थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कश्मीर में या कश्मीर के बाहर का मुझे नहीं मालूम, बट मैं अपनी कश्मीर की बात करूँ, यहाँ ऐसा डिसेबिलिटी स्कूल नहीं है ज़्यादा जितने नॉर्मल स्कूल है डिसेबिलिटी के लिए, है ही नहीं। तो मुझे नॉर्मल स्कूल में लिया, वहीं पे मैंने पढ़ा, तब जाके इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपके जो फादर हैं, आपके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने काफी मदद की इस पूरे प्रोसेस में। बहुत ज़्यादा। तो कितना वक्त लगा आपको पूरा ये सीखने में, क्योंकि जब तक इंसान सुन नहीं पाएगा वो बात नहीं कर पाता है। तो अब वो पूरा प्रोसेस उन्होंने कैसे किया, इसमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट वगैरह कितनी रही? मैं तब बहुत छोटी थी, बट जब बड़ी हो गई ऐसा पापा चाह रहे थे वो, बचपन में जब मैं पैदा हो गई तो मतलब उस टाइम छोटी थी, तो एक बार ऐसा हुआ, मैं मतलब बहुत छोटी थी, खेल रही थी शायद टॉय के साथ, तो मामा पीछे से आवाज दे रही थी मुझे, माहिन माहिन। तो वो शौक हो गई थोड़ा सा, उसने पापा को बोला कि ये नहीं सुन रही है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको डॉक्टर के पास लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, ये नहीं सुन पाएगी। ओके। तो फिर उन्होंने मुझे हेयरिंग एड दिया, बहुत वो रेडियो जैसा था कुछ छोटा, उसको तार लगाना पड़ता था, वो बहुत बार इंजेक्शन वगैरह किया उन्होंने। तो उसके बाद अब वो बात करते थे मेरे साथ, मैं बात भी नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में मैम ने एक बोला है पापा को कि ये बात नहीं करती है अच्छे से, इसको ऐसा कुछ है, मुझे इतना नहीं पता, बट जो ये मैंने आपने बाद सुना में वो सुना मैं है। आप बोल हाँ, रही हाँ। हूँ। तो उसके बाद पापा को बहुत टाइम लगा, बहुत साल, मतलब 2-3 साल लगे उसको इसमें, ये सिखाने में, ऐसे वो करो, बात कैसे करनी है। फिर मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने कैसे वो बिल्कुल। जबान दी। मेरी माँ जाती थी थर्ड डे को मखदूम साहब, वहाँ अल्लाह ताला को बोलती थी अब मेरी बेटी बात नहीं कर रही है, इसको मतलब क्या था, वो बोल रहे थे उनको कि ये बात करनी चाहिए। तो ये वो सारी दुआ जी कुछ बिल्कुल मांगा तो अल्लाह ताला ने वो दुआ सुनी, जिस वजह से मैंने बिल्कुल फिर सही। बात की। तो आज आप एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे सब लोग हम लोग जी। बोलते हैं वैसे बात करते हैं, लेकिन इसमें आपके वालिद साहब का और खास तौर पे आपके वालिदैन, आपके टीचर्स का जो है काफी सपोर्ट रहा है सपोर्ट आपको। जी। उसके बाद आपने अपना काम शुरू किया। आपने जैसे कहा कि आपने अपनी जो है मास्टर्स डिग्री वो भी मुकम्मल की कश्मीर यूनिवर्सिटी से, लेकिन साथ साथ आप अपना एक छोटा सा बिजनेस भी चलाते हैं। तो वो पेपर क्राफ्ट का ख्याल कैसे आपके जहन में आया कि मैं ये चीज शुरू करूं? मैंने आपको बताया कि 10th तक कितनी डिफिकल्टीज आए पढ़ने में सारा, फिर मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया, ग्रेजुएशन भी मेरा ख़त्म हो गया। तो 2019 में हालात ख़राब थी ज़्यादा कश्मीर में, पता ही नहीं ये ख्याल मुझे कैसे दिमाग में आया, लेकिन उससे पहले मैं मेहंदी बनाती थी, कॉपी पे मेहंदी डिज़ाइन, वो कज़न को ऐसे मलती थी, लेकिन उतना प्रोफेशनल नहीं थी मैं मेहंदी मलने में। तो उसके बाद मार्च में मेरी कज़न का बर्थडे था, वो मेरी असली खासा कज़न है, कज़न सिस्टर है, तो वो मेरे ही साथ पढ़ती थी स्कूल में, उसी ने मेरा ज़्यादा हेल्प किया पढ़ने में। उसकी वजह से मतलब 10th भी पास किया, और मेरी जो कज़न वगैरह है उन्होंने भी। तो उसके बाद ये मैंने सोचा आज जो ना मैं इसको अपने हैंडमेड को गिफ्ट दूंगी अपने हाथ से, वो ज्यादा खुश हो जाएगी। तो मैंने एक छोटा सा कार्ड बनाया था, हैंडमेड कार्ड बनाया, जुगाड़ किया था, क्योंकि हालात खराब थी, रास्ता फोन भी नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा जो पेपर है घर पे अवेलेबल तो वही यूज करूंगी। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कार्ड बनाया, फोटोग्राफ ऐड किए,
फिर उसको मैंने दिया वो गिफ्ट। वहाँ जो उसके कजिन थे, उनके पेरेंट जो थे, वो मुझे बोल रहे थे ये आपने कहाँ से लाया, हालात तो खराब। मैंने बोला मैंने खुद बनाया। तो वो सारे शौक मतलब उन्होंने अच्छी रिस्पॉन्ड दी, अब बोला अच्छा है वो ये, तो बस इतनी सी बात है। सेकंड टाइम मैंने वो हार्ट बॉक्स बनाया था, वो रेड कलर का, जिसमें ये रखते हैं फर्स्ट एड या चॉकलेट, मेकअप सेट, कुछ भी। तो एक दिन मैं प्रताप पार्क में बाहर थी, वहां मुझे एक लड़की मिली थी, वो भी जर्नलिस्ट है, नाजमा रशीदा का नाम। उसने देखा, मैं उसको जानती भी नहीं थी, उसने मुझे बोला आपने ये चीज मार्केट में लाया, मुझे भी लाना। मैंने बोला मैंने खुद बनाया हैंडमेड। फिर उसी ने मुझे आइडिया दिया कि आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज खोलो, आप ये चीजें बनाओ। अब मुझे ये दिमाग में रहा। तो उसके बाद मैं गई घर, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ऐसे एक लड़की ने अप्रिशिएट किया, मैं करूँ इसमें काम। मुझे मामा बोल रहे थे ये कागज बोल अच्छे कर इस कागज क्यों बंद, इसमें कोई फायदा है ही नहीं। मैंने उसको बोला देखते हैं, अगर नहीं होगा कर पेज बंद। फिर मैं नेबर के यहाँ गई, वहाँ वो भी मेरी बहन जैसी, उसको भी मैंने ये आइडिया बोला, उसने मुझे बोला करो। अभी कजिन को भी बोला, उन्होंने भी बोला कि करो देखते हैं। तो फिर मैंने एक दो चीजें अपलोड किया, उसके बाद एक ऑर्डर आया, वो पिज्जा का उनको बनाना था, वो वॉल हैंगिंग। मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम, कैसे बनाऊंगी, क्या स्टार्ट करूंगी। तो वो भी मैंने बनाया, उसके बाद मैंने अपलोड किया, फिर बहुत सारे अच्छे रेस्पॉन्स मिले मुझे। फिर मैंने बनाया, आज किया इसी में ही काम। उसके बाद मुझे एज ए गेस्ट में बुलाया गया इवेंट में, एज अ पार्टिसिपेट भी मैंने किया। घर पे 20 से ज्यादा सर्टिफिकेट लगा हुआ है। माशाल्लाह। तो इसी तरीके से जो है आपका काम शुरू होता गया। शुरू में क्या कुछ डिफिकल्टीज आई अपना काम सेट करने के लिए आपको? बहुत कुछ ऐसे डिफिकल्टीज आए काम करने में भी, पढ़ाई का भी बैलेंस रखना पड़ा, जहाँ से पढ़ना भी था बराबर। और जब ऑर्डर आती थी तब मैं ये काम शुरू करती थी, लेकिन इसमें उतना वैल्यू था ही नहीं पेपर क्राफ्ट में, जितना कैलीग्राफी में है, पेंटिंग में, उतना पेपर क्राफ्ट में है। क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये पेपर क्राफ्ट है क्या, ये पेपर से क्या बन सकता है। तो साथ ही साथ मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मेरी मामा की लॉस हो गई 2020 में, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, जिस वजह से मैं बोल रही थी अपनी जगह कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ना ही मेरा ये पेपर क्राफ्ट काम चलेगा। फिर अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी हिम्मत दी, कहाँ से सब्र दी कि मैंने इस ये कोप अप करने के बाद भी मैंने अपने काम को आगे चलाया। बिल्कुल। इवन उसके जाने के बाद आपको पता ही होगा, माँ अपने घर पे कैसे खाना पकाती है, घर को संभालती है। अब उसके जाने के बाद वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे पड़ी, खाना वाना पकाना, भाई को संभालना, पापा को संभालना, खुद की पढ़ाई का भी फोकस करना, और जो मेरा ये पेपर क्राफ्ट था वो भी देखना कैसे मैं करूँगी। तो काफी सारी मुश्किलें तो ऑब्वियसली आती है, माँ बाप हमारे साया होते हैं। और जो जैसे आपने कहा कि आपके जो वालिदा हैं वो इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद काफी सारी परेशानियां आई आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आपने जो है अपना काम भी साथ साथ चलाना रखा, उसको जारी रखा। जो ये पेपर क्राफ्ट है, अगर थोड़ा हम इसके बारे में बात करें, पेपर क्राफ्ट एक्चुअली होता क्या है और इसमें आप क्या बनाते हैं और क्या एक जो अपने कस्टमर है उनको देते हैं? पेपर क्राफ्ट सबको पता है, एक नॉर्मल पेज है। तो इस पेज से हम कुछ फ्लावर भी बना सकते हैं। जैसा हमारे स्कूल्स में बचपन में वो आते थे, कुछ लोग आते थे वो पेपर से कुछ बनाते थे। नहीं वो वैसा नहीं। वो बनाते थे वो डेकोरेट टाइप, वो कटिंग वैसा तो नहीं है। बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, एक्सप्लोजन बॉक्स बना सकते हैं वो, और बॉक्स जैसा उसके अंदर रिंग भी रख सकते हैं, टेडी बियर भी, चॉकलेट भी रख सकते हैं, उसमें फ्लावर भी आप दे सकते हैं किसी को। और छोटे छोटे कुछ डिजाइन बनाएंगे, उस पर आप लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे किसी का नाम, फिर थोड़ा सा पिक्चर लगा सकते हैं, कोट्स वगैरह लिख सकते हैं। जो नॉर्मल एक पेज जो एक पेपर होगा नॉर्मल, उसमें कुछ एक ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो वो आपको देंगे, हैप्पी बर्थडे आपका नाम, यूनिक बन जाएगा। हाँ यूनिक, थोड़ा सा को डिजाइन या पेन से उसको
डिजाइन सजाएंगे। स्टार वगैरह डालेंगे हाँ। और उसमें फोटोज वगैरह ऐड करेंगे तो बन जाएगा। ओके, तो जो आपका अभी बिजनेस चल रहा है, तकरीबन 3-4 साल से आप इंस्टाग्राम पे वो चला रहे हैं, और कई सारे और लोग जो हैं वो भी स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, घर से काम करते हैं और थोड़ा बहुत उससे पैसा भी कमाते हैं और साथ ही साथ अपने क्राफ्ट, अपने पैशन को भी जो है जिंदा रखते हैं। आपका जो काम चल रहा है ये किस बेसिस पे आप चलाते हैं? लाइक ऑर्डर्स आते हैं फिर आप बनाते हैं, या आप कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं? कंटिन्यूसली नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि जहाँ से मेरा अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पढ़ाई का भी था, तो जब लगता है कि इस टाइम मैं बनाऊंगी क्राफ्ट, पहले मैं यूजुअली डेली बनाती थी। ओके। तो अब मामा के बाद अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद पे पड़ा। अब कभी कभार ऐसा होता है जब मैं बहुत ज्यादा उदास होती हूँ या मैं ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तब मैं सोचती हूँ नहीं कुछ ना कुछ बनाऊंगी जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। फिर उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ, आप फिर जिसको पसंद आएगा क्या, उसके बाद ऑर्डर आएंगे, तब मैं फिर और स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो इस चीज ने क्या आपको जो एक बहुत बड़ा लॉस आपकी जिंदगी में हुआ, आपकी मदर का इंतकाल हो गया, क्या ये आर्ट या इसने आपको हेल्प किया वो चीज को ओवरकम करने में, या किस तरीके से आपने खुद को जो है संभाला? क्योंकि ऑलरेडी आपने जैसे शुरू में कहा कि बचपन में भी काफी ज्यादा परेशानियां आपको होती थी, उसके बाद जिस माँ ने आपको इतना संभाला, इतना बड़ा किया, फिर उनका अनटाइमली डेथ जो है वो हो गया, तो क्या ये आर्ट ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया उस चीज को ओवरकम करने में? जो पेपर क्राफ्ट करती हूँ बनाती हूँ, एक तो इससे थोड़ा हेल्प हो गई बहुत ज्यादा, और खुद के साथ ही या अपने पापा के पास बैठती हूँ, कभी लगता है ज्यादा हेवी हो रहा है, तब घर से बाहर निकलो, थोड़ा वॉक करो या पेपर क्राफ्ट, उसी में ही बिजी रहो आप बस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपसे मिलते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा हम आपके काम के बारे में बात कर रहे थे और आपने शुरू में मेहंदी डिजाइन्स का जिक्र किया, तो क्या आने वाले वक्त में हम आपको देख सकते हैं कि माहीन जो है वो मेहंदी डिजाइन्स के साथ और एक्सपेरिमेंट करेगी? क्योंकि जो मेहंदी डिजाइनर्स हैं वो भी काफी अच्छा अपने फील्ड में करते हैं और आपने शुरू ही कहीं ना कहीं उस चीज से किया है, तो क्या उस हवाले से आप अपना जो बिजनेस वगैरह है वो आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, या मेहंदी डिजाइन्स में एक्सप्लोर करेंगे और कि इसमें भी फ्यूचर हो सकता है? हाँ जरूर। हाँ। मेहंदी डिजाइन में आज ज्यादा काम, क्योंकि मेहंदी डिजाइन का जो मेहंदी जो है उसका ज्यादा वैल्यू है पेपर क्राफ्ट से। मुझे लगता है पेपर क्राफ्ट से ज्यादा मेहंदी में ही आज ही जाएगा, लेकिन मैं एक तो मैं मेहंदी में भी आज ही बढ़ा लूंगी और मेरा जो पेपर क्राफ्ट है उसमें भी आज, लेकिन ये है कि पेपर क्राफ्ट का उतना वैल्यू नहीं है जितना बाकी क्राफ्ट का है, ये ना कैलीग्राफी का, पेंटिंग का, रिजन वगैरह है। आज का रिजन भी वो किया जाता है, उसमें भी ज्यादा वैल्यू, क्योंकि ऐसा क्यों है कि पेपर क्राफ्ट का उतना वैल्यू नहीं है? तो ये भी एक आर्ट की ही शक्ल। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पेपर क्राफ्ट करते हैं। मुझे लगता है कश्मीर में शायद मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो पेपर क्राफ्ट करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं लगता है कि ये कोई वैल्यू है, इसका कोई वैसा कुछ काम है ही नहीं। मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा कि पेपर क्राफ्ट का तो उतना है ही नहीं, उतना वैल्यू नहीं, जितना बाकी में आते हैं उनको ज्यादा ऑर्डर आते हैं, उतने ज्यादा
ज़्यादा वो अपलोड करते हैं, क्योंकि मुझे वैसे आते नहीं, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ खुद से। मैं बोलती हूँ अगर करूँगी अपलोड, इसका फिर आता ही नहीं है कुछ। ओके, तो आपने साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से जो है मास्टर्स डिग्री भी हासिल की है, तो पढ़ाई और जो पढ़ाई से रिलेटेड जॉब्स वगैरह रहते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कभी उस तरफ आपका ध्यान गया या आप फोकस्ड हैं कि आपको बिजनेस ही चलाना है? नहीं, मेरा ध्यान जॉब पे ही है फिलहाल, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं जॉब भी करूँगी तो उस जॉब भी करूँगी और साथ साथ अपना बिजनेस भी चलाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ये बिजनेस है, मेरा जो पेपर का, उसका मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका उतना काम नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं जॉब का भी देख रही हूँ। लेकिन मेरा एक चीज का ये प्रॉब्लम आ रही है, जो जॉब का मैं जो देख रही हूँ, आजकल ऐसे जॉब जो है कि जो नॉर्मल लोगों के लिए निकालती है, ओपन मेरिट वगैरह जो है, मैं बोलती हूँ कि जिनको डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग जॉब क्यों नहीं है, उनके लिए डिसेबिलिटी कैटेगरी क्यों, ये नहीं जो कि मुझे हियरिंग एड है, किसी को बाजू नहीं है, कोई बात नहीं कर पाता, कोई चल नहीं पाता, उनके लिए भी जॉब है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं इतना पीछे हो रही हूँ कि मैंने अभी तक बहुत कोशिश किया, स्कूल में भी मैंने अपनी रिज्यूम डाला, उन्होंने वहाँ देखी मेरी स्पीच और उन्होंने ये भी सुना कि इसको ऐसे है, उस वजह से उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको यहाँ सिलेक्ट नहीं कर सकते। Okay. और ऐसे भी जॉब है या JKSSB का देखेंगे कोई भी, लेकिन उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं कि जिनका डिसेबिलिटी है ये उनके लिए एक कैटेगरी रहती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, लेकिन वो काफी लिमिटेड है, यानी अगर 6000 पोस्ट हैं तो उसमें आपको 10 या 20 पोस्ट जो हैं वो मिलती है जो डिसेबिलिटी के साथ। 1-2 पोस्ट का आता है, काफी लिमिटेड, मैक्सिमम ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा जो ऐसा सब्जेक्ट है ना होम साइंस जो मेरा है, उसमें उतना है ही नहीं, उसमें उतना स्कोप नहीं है। अब स्कोप का वो मसला नहीं है, मसला ये है कि जिनका डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान नॉर्मल जगह पे जॉब करेगा, वहाँ ऐसे बंदे होने चाहिए जो वो उस पर्सन को समझे कि इसको ऐसे, इसको इस तरीके से समझाना। या मैं अपनी बात करूंगी, अगर मैं नॉर्मल जगह पे जॉब करूंगी, वहाँ बंदा ऐसा होना चाहिए कि उसको समझना चाहिए कि इसको ऐसे प्रॉब्लम है, इसको ऐसे समझाना है, मतलब जो भी वर्क वहाँ पे होगा इसको किस तरीके से समझाना है, कैसे क्या करना है। अब अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी का होगा कि वहाँ उनको ऑलरेडी पता है इनके लिए इनका क्या क्या रूल्स है। बिल्कुल सही। तो आपने जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस की है, तो आप खुद को मोटिवेटेड भी रखते हैं अलग अलग चीजों से, आपने क्राफ्ट सीखा, आपकी फैमिली ओवरऑल काफी सपोर्टिव है जैसा आपने बताया, तो आप कभी ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइश है, जो किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनके लिए कुछ करें? जैसे आपने कहा कि यहाँ उस लेवल पे स्कूल्स नहीं है, तो पढ़ाई तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी ये ख्याल आया कि वो स्कूल में किसी की मदद से शुरू करूं या किसी ऐसे स्कूल का हिस्सा बनूं जो डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश? मैं खुद एक डिसेबिलिटी स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि कश्मीर में ऐसे स्कूल खोला जाए, ऐसे उनके लिए हॉस्पिटल खोला जाए या जॉब उनके लिए, ताकि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट। या मैं अपनी भाई की बात करूं कि मेरे भाई को हियरिंग डिसेबिलिटी है, उसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। घर में फैमिली मेंबर में खाली मैं समझती हूँ कि मेरी भाई में क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे बोलते हैं दीदा मुझे कान में दर्द हो रहा है, वो मुझे पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको भी ऐसा होता था। मुझे भी ऐसा हुआ है, तो मुझे पता है इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पापा भी उतना नहीं समझ पाएगा कि इसको कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे ही पता है। अब मैं चाहती हूँ कि अब अगर स्कूल होंगे, मैं उनको सिखाऊं डिसेबिलिटी स्टूडेंट को, या मैं उनको भी यही पेपर क्राफ्ट का दिखाऊं, उनको भी समझाऊं क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हर जगह। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो। जो आपने क्राफ्ट के बारे में कहा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में और पूछूं। एक तो आपका जो डिलीवरी सिस्टम है वो क्या रहता है, और दूसरा ये कि जब आप क्राफ्ट बनाते हैं, आपने खुद से जो है एक्सप्लोर करना शुरू किया इसे, कभी आपने यूट्यूब या किसी टीचर की मदद ली इसे और सीखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए? मैंने यूट्यूब पे ही देखा, जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे फिर से देखना चाहिए, आइडिया चले, तो मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही देखा। ओके, लास्ट में माहिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम पे हम ओवरऑल देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं
खास तौर पे नौजवान लोग जो हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, उदास रहते हैं। आपने अपनी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स भी देखी है, उसके बाद भी आप जब से यहाँ बैठी हैं तब से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उन यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी कि किस तरीके से उन्हें जिंदगी जीनी चाहिए? आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी थी, फिर भी आप सब्र कर रहे हैं। तो जो लोग जो जिन्हें किसी किस्म की ऐसी फिजिकल आजमाइश जो काफी मुश्किल भी होती है, उन्हें वो आजमाइश नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है अपनी जिंदगी उन्हें गुजारनी चाहिए? आजकल मैंने अपने फ्रेंड की बात करूँगी, बाहर कोई आजकल हर कोई इंसान डिप्रेस है लाइफ में, हर कोई इंसान, या तो वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या अपनी कैरियर की वजह से, या घर बैठे बैठे ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे। मैं कहना चाहती हूँ उनको एक ही बात, उनका जो अपना पैशन है ना, उनका जो अपने ड्रीम है ना, उस ड्रीम को फॉलो करना चाहिए वो। ओके। हाँ, होता है कि अपने फैमिली सपोर्ट नहीं करते या कुछ, लेकिन साथ ही साथ करना चाहिए उनको ऐसा काम। एक बार उनको अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि ऐसे काम करो आप, अगर वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं करना है। ओके। तो ये चीजें आपको हेल्प करती है मोटिवेटेड रहने के लिए? मुझे खुद से ही मोटिवेट मिला। इवन जो मेरा ये पेपर क्राफ्ट है, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले लाइफ में जिन्होंने कहा कि हम आपकी वजह से मोटिवेट हो रहे हैं, हम आपकी वजह से इंस्पायर हुए, आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। चलिए, इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम जो है इससे एंड करें, आपसे मैं हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, तो 3 सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा तेजी से दें। अगर आप एक पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट ना होती तो कौन सा ऐसा क्राफ्ट था जो आप चूज करते? मेहंदी। मेहंदी, ओके। माहिन, फ्यूचर में खुद को एज क्या देखते हैं आप? किस जगह पे देखते हैं? ये देख रही हूँ कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ। ये ना मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये हियरिंग डिसेबिलिटी है, मैं पीछे हो जाऊंगी। तो लोग मुझे ज्यादातर मजाक करेंगे, आपने आगे बढ़ोगी, क्योंकि मुझे बोला भी गया है ऐसे लोगों ने 10th में, आप 10th पास नहीं करोगी सीनियर फेल क्या जर आपको कान में ऐसे प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद मुझे लगा था कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। अब इस लेवल तक देख रही हूँ मैं, घर भी खुद संभालती हूँ, पेपर क्राफ्ट भी, मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब मुझे नहीं जरूरत है, क्योंकि मुझे सारा कुछ आता है खुद से, माशाल्लाह, संभालना भी, पढ़ना भी, सारा कुछ। तो आप खुश हैं जिस जगह पे अभी आप हैं? इस चीज से मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट में, पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट, कैलीग्राफी आर्टिस्ट या मेहंदी आर्टिस्ट, तीनों में से एक चीज। 2 बोल। अच्छा, 2 बोले। पेपर क्राफ्ट और मेहंदी। तो मेहंदी आपका पहला पैशन है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है आप और बेहतर आर्टिस्ट बने, आप और सीखें, आप सबकी दुआ और सीखें, और जो आपके ऑर्डर्स हैं वो और ज्यादा आए इंशाल्लाह, ज्यादा ही आए तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया माहिन अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी माहिन शबीर, जिसने अपनी जर्नी के बारे में बात की और बताया कि किस तरीके से वो एक पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट बनी और लाइफ में क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं उन्हें फेस करने पड़े। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।